नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स, जिसको हिंदी में बल भी कहा जाता है, होता क्या है? तो हम यह बताएंगे कि फोर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन, और सभी 9th क्लास की बुक्स में भी यही पढ़ाया जाता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम खींचते हैं या उस पर बल लगाते हैं, ठीक है, पुल या पुश करते हैं। पुल मतलब खींचना, पुश यानी दबाना, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें जोड़ूंगा मैं, कंप्रेस, उसका भी यही मतलब होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुल पुश कंप्रेस करते हैं तो उसको फोर्स कहते हैं, मतलब उस पर बल लग रहा है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो एफ मतलब फोर्स हो गया यहाँ पर, एम का मतलब हो गया मास ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम, मतलब मास को हम किलोग्राम में नापते हैं। ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी आपने पढ़ ही रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक होता है स्पीड होता है, ठीक है। स्पीड को मीटर पर सेकेंड में नापते हैं, जैसे ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। एक इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, गति में जाने से पहले शुरुआत होती है, ज़्यादातर जीरो से शुरू होती है। तो इनिशियल ज़्यादातर की जीरो ही रहती है, लेकिन कई बार ये भी मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले से ही गति में जा रही है, मूव हो ही रही है, जैसे बाइक चल रही है रोड पे, तो वो इनिशियल उसकी वो रहती है, फिर बाद में जीरो पे आ जाती है, तो फाइनल भी जीरो हो जाती है कई बार, ठीक है। टी का मतलब टाइम, सेकेंड में हम नापेंगे यहाँ पे। तो मेन चीज़ फोर्स का ये याद रखना है कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई जैसे बाइक जा रही है रोड पर और वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है। स्पीड बढ़ गई तो क्यों बढ़ी? क्योंकि उसमें आपने ज़्यादा रेस खींची, ज़्यादा आपने उसमें पावर दिया, इंजन में ज़्यादा बल लगाया, तो उस बल की वजह से उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो वो स्पीड बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ एफ और फोर्स, फोर्स को नापा जाता है, बल को नापा जाता है न्यूटन में, जिसको जिसकी वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। एक न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम भी यूनिट है, एक ही है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम अभी एक ही मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया 1 न्यूटन। अब न्यूटन क्यों दिया? क्योंकि जो न्यूटन नाम का महान वैज्ञानिक था, उन्होंने फोर्स की ये खोज करी है। तो फोर्स की मुख्य रूप से उन्होंने वैल्यू की खोज करी है, और उन्होंने ये फॉर्मूलेज बनाए, तो इसलिए उन्होंने उनके नाम पर न्यूटन फोर्स की यूनिट रखी गई है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी खोजी हुई वैल्यू है, और ये वैल्यू फिक्स है। पूरी दुनिया में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स मानी जाती है। हालांकि इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम गए तो उसमें थोड़ी सी वैल्यू ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वेरिएबल हो जाती है, कम ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो फिलहाल सब जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मान के चला जाता है। अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो एफ इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम
मास 1 किलोग्राम हो गया और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई हमारी। तो अब आप देखेंगे कि 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो इसको न्यूटन में लिख दो, 9.8 न्यूटन हो गया। अब फोर्स इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम वजन मास, ठीक है, 1 किलोग्राम मास का व्यक्ति कितना बल एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो 9.8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए पर्सन विच वेक्स 1 किलोग्राम विल बी 9.8 न्यूटन। ठीक है, द फोर्स बिकम्स वेट। तो जो ये कहते हैं ना वेट इतना किलोग्राम है, यह असल में वेट नहीं है, वो मास है। ठीक है, अब मास का हिंदी में मुझे क्या कहते हैं, शायद द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान कहते हैं। तो मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। वेट एक तरह का फोर्स है। ठीक है, तो जिसको अगर कोई साइंटिफिकली आप जाओगे तो वेट न्यूटन में नापा जाता है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड में नापा जाता है। अब चूँकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड थोड़ा बड़ा यूनिट बोलने में लंबा होता है, इसलिए न्यूटन में ज़्यादातर इसको कहा जाता है। अब देखते हैं, उदाहरण के तौर पर इफ ए पर्सन हैज़ ए मास ऑफ 50 किलोग्राम, हाउ मच वेट एक्सर्टेड बाय हिम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मास 50 किलोग्राम हो गया, तो अब फॉर्मूला के हिसाब से वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब हम उनका वेट निकालेंगे। तो वेट मतलब कितना फोर्स लगा रहा है वह व्यक्ति पृथ्वी के सरफेस पर, कितना फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे हमारा मुख्य कंसेप्ट यही समझाने का है कि फोर्स होता क्या है, उसको किस में नापते हैं। जरूरी नहीं कोई एक चीज़ मूव कर रही हो या कोई एक चीज़ की पोजीशन चेंज हो तो ही फोर्स लग रहा है। जैसे किसी ने दीवार पे धक्का लगाया, लेकिन दीवार पे धक्का तो लग रहा है लेकिन वो दीवार वहाँ से नहीं हिली, फिर भी फोर्स तो लग रहा है, फिर भी वेट वो लग रहा है। जैसे एक पर्सन ज़मीन पे खड़ा है 50 किलो का, अब वो नीचे ज़मीन में नहीं धंस रहा है लेकिन फिर भी वो उसके वजन से ज़मीन के ऊपर बल तो लग रहा है। ठीक है, तो उसी बल को नापते हैं। तो वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। मास हो गया 50 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी की वैल्यू हो गई तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो 490 न्यूटन हो गया। बट एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब न्यूटन का जो तीसरा नियम है गति का, कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं और ऑपोजिट, मतलब एक तो वो बराबर होंगे और दूसरा ये विपरीत दिशा में होंगे। जैसे मैं खड़ा हूँ धरती के ऊपर, जैसे ये उदाहरण से ये नीचे समझिए आप, ये एक पर्सन खड़ा है धरती के सरफेस के ऊपर। अब यह वजन तो लगा रहा है धरती पर, मतलब वेट एक्सर्ट कर रहा है ना, लेकिन फिर भी वह धरती के अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि धरती भी अपवर्ड फोर्स बाई सॉइल और लेव उतना ही वजन रिटर्न में उस पर व्यक्ति पर वापस लगा रहे। इसलिए जो वजन हम धरती पर लगा रहे, धरती भी हमारे ऊपर उतना ही वजन लगा रही है, और इसलिए वह बल दोनों तरफ से बराबर लगने के कारण वह व्यक्ति या वह वस्तु वहीं पर है, वहीं पर मौजूद है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन धरती की तरफ से लग रही है, इसलिए बैलेंस पोजीशन में है, कोई भी कहीं पर मूव नहीं हो रहा है, कोई गति नहीं हो रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है। तो यही चीज़ में फोर्स में यहाँ पर समझाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। और नीचे लिखा हुआ है, सो इवन ए पर्सन एक्सल्टेड 400 न्यूटन पोस्ट टू सर्वे विच ए 50 किलोग्राम मास, नथिंग सीम्स टू बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ बिकॉज इट्स एन इक्विवेलेंट। हाँ, तो ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझा दी। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे थ्रस्ट और प्रेशर,
और एरिया, मतलब इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू। ठीक है, और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है, दबाव। ठीक है, बल की वजह से कितना दबाव लगता है, बल को और दबाव को किस में नापा जाता है, ऐसे हम आगे समझेंगे। थैंक यू।